हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसका अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर हमें पृथ्वी तल में एक सुरंग बनानी पड़ती है, तब हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए एक इक्वेशन होती है, एक फार्मूला होता है जिसका निगमन या डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। हम जब पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। माना यह पृथ्वी तल है, जो वृत्त की परिधि है वह पृथ्वी तल है, यह पृथ्वी का केंद्र है और हमें पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का अध्ययन करना है। तब माना हम पृथ्वी तल से h गहराई नीचे आए हैं, यहाँ पर h ऊंचाई नहीं है, h गहराई है। यदि हम इस गहराई को लगातार बढ़ाते जाएंगे तब एक स्थिति इस प्रकार से आएगी कि हमारी जो गहराई होगी, पृथ्वी तल से जो गहराई होगी h बराबर RE हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। और इस स्थिति में हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाते हैं। तब इस अवस्था में गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेंगे। पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह सूत्र होता है G डैश, यह फार्मूला होता है G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस H अपॉन RE। इस फार्मूला में हमें H इक्वल टू RE रखना है, क्योंकि जो हमारी स्थिति है हम पृथ्वी के केंद्र पर हैं और इस अवस्था में हमारी जो पृथ्वी की सतह से गहराई होती है वह h बराबर RE होती है। तब पुनः G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस H, यह हो जाएगा RE अपॉन RE। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ होता है। पुनः G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस RE कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तब यह G डैश इक्वल्स टू G इंटू 0 होगा, अर्थात G डैश इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। यदि क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए पृथ्वी के केंद्र पर
गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, तब हम इसी प्रकार से इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट दोनों आपकी समझ में आ गया होगा। गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा। अब हम इस चीज का अध्ययन करेंगे या इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य है तब और कौन सी चीज शून्य होगी। तब हम जानते हैं किसी वस्तु का भार W बराबर m इंटू जी होता है और इस अवस्था में पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है, किंतु पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, किंतु पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। इसमें एक चीज और समझने वाली है कि किसी भी वस्तु का भार शून्य हो सकता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। तो अभी आपने पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम पृथ्वी तल से काफी अधिक ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है इसका भी अध्ययन करेंगे और इन दोनों में तुलना भी करेंगे कि नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है और ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। यह भी काफी सरल है। नीचे जब हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है, अतः वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है, किंतु पृथ्वी के केंद्र पर कभी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। माना यह पृथ्वी है, इसको E अर्थ से लिख दिया है, पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र से हम लगभग 60 RE पृथ्वी के त्रिज्या की 60 गुना ऊंचाई पर जाते हैं, जो कि लगभग पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है इसके बराबर होती है। अर्थात पृथ्वी के तल से मतलब यहां पर आप ये समझ लें कि पृथ्वी के केंद्र से हम पृथ्वी की त्रिज्या की 60 गुना ऊंचाई तक जाते हैं, तब RE प्लस H इक्वस टू 60 RE होता है। और इस अवस्था में इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, हमें यह गणना करना है। इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। माना यह G डैश है, इस ऊंचाई पर
गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर जी डैश, तब सबसे पहले पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि जी होता है और जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। यह समीकरण 1 हो गया। अब हमें पृथ्वी तल से आर ई प्लस एच इक्वल्स टू 60 आर ई ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। आर ई प्लस एच इक्वल्स टू 60 आर ई ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर ये होगा। तब जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन 60 आर ई स्क्वायर होगा, अर्थात जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन इसका हम स्क्वायर कर दें, तब यह 3600 आर ई स्क्वायर प्राप्त होता है। और इस समीकरण 2 में जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर रखने पर, इसको यहां पर समझ लें अब, तब यह जी डैश इक्वल्स टू इस पूरा जो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है इसकी जगह पे हम जी लिख सकते हैं। तब जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 3600, अर्थात पृथ्वी तल से 60 आर ई ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 नहीं होगा। यह विपरीत है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर हम पृथ्वी तल से किसी भी ऊंचाई तक जाते हैं, कभी भी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 नहीं होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। 60 आर ई ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 3600वां भाग होता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी तल से किसी भी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 नहीं होगा। ये दोनों में अंतर है। पृथ्वी तल से किसी भी ऊंचाई पर जब हम ऊंचाई लिखते हैं तब h बराबर ऊंचाई हो जाती है, और जब हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तब h बराबर गहराई हो जाती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। किसी भी ऊंचाई पर g का मान 0 नहीं होता है, अर्थात
इससे एक चीज और समझ में आती है कि हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से कितनी भी ऊंचाई तक ले जाएं, उसका भार शून्य नहीं होगा, उसका भार कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसकी स्टडी की है। इसके पश्चात अब हम गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु की गति कैसे होती है, इसका अध्ययन करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण, इसमें परिवर्तन हमने किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु की गति, यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक दें या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, इन दोनों की गति पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है और यही गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु की गति होती है। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु की गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु की गति, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए या ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, जब किसी वस्तु को, इसको यहां पर कुछ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए या ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाए, तब इसकी गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कहलाती है। तब इसकी गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज देखना है, परिभाषा में हम लिख देते हैं ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गति करे या नीचे से ऊपर की ओर गति करे। गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत है, लेकिन जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तब गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण भी दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो स्टूडेंट्स, अब हम गुरुत्वीय गति के जो समीकरण होते हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। गुरुत्वीय गति वह गति जो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है, चाहे वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे की ओर गिराएं। गुरुत्वीय गति के समीकरण। स्टूडेंट्स, जो गुरुत्वीय गति के समीकरण होते हैं या इक्वेशन ऑफ
ग्रेविटेशनल मोशन ए रेखीय गति के समीकरणों से प्राप्त किए जाते हैं, या न्यूटन की गति के समीकरणों से प्राप्त किए जाते हैं। ये तीनों समीकरण हम जानते हैं और इन तीनों समीकरणों में जो प्रतीक होता है हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिख लिया हमने रेखीय गति और यहां पर लिख लिया है गुरुत्वीय गति। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको थोड़ा पैसेंस रखना है, सब्र के साथ पढ़ाई करनी है। रेखीय गति में प्रारंभिक वेग u होता है, गुरुत्वीय गति में भी प्रारंभिक वेग u होता है। अंतिम वेग रेखीय गति में यह v होता है, गुरुत्वीय गति में भी v होता है। त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण, रेखीय गति में त्वरण a होता है, जब वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है और जब वेग घटता है तब त्वरण ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय गति में त्वरण g होता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तब यह धनात्मक होता है और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तब यह ऋणात्मक होता है। इसके बाद विस्थापन, रेखीय गति में विस्थापन होता है और इसमें ऊंचाई या गहराई होती है। रेखीय गति में विस्थापन के लिए s से लिखते हैं और गुरुत्वीय गति में ऊंचाई के लिए h से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके आधार पर हम रेखीय गति के समीकरणों से गुरुत्वीय गति के समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसको देखें। पहला समीकरण है v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½at²। तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। ये रेखीय गति के समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों से हमें गुरुत्वीय गति के समीकरण प्राप्त करना है। तब यह पहला समीकरण बनेगा v = u + यहां पर दिया है a की जगह पे लिखना है g और यह t। इसमें जब प्लस आया है तो स्पष्ट है वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है। इसी प्रकार जब हम इसका दूसरा समीकरण लिखेंगे तब इस दूसरे समीकरण में यहां पर लिखा है s और s की जगह पर लिखना है h। यह h = ut + यहां पर लिखा है a की जगह पर लिखना है g। ut +
यहां पर हाफ है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर करना है। इसी प्रकार जो तीसरा समीकरण है इसमें v स्क्वायर इक्वस टू u स्क्वायर प्लस 2g h आएगा, क्योंकि a की जगह g आएगा और s की जगह h आएगा। ये तीनों समीकरण जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तब इनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब गुरुत्वीय गति के समीकरणों का रूप निम्न प्रकार से होता है। इसको हम यहां पर अलग से लिख सकते हैं। यह रहेगा, जहां पर ये प्लस दिया है सिर्फ इसकी जगह पर हमें माइनस करना होता है। v इक्वस टू u प्लस की जगह पर माइनस gt, h इक्वस टू ut, यहां पर प्लस है यहां पर आएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वस टू u स्क्वायर, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस 2gh होता है। इन तीनों समीकरणों का प्रयोग हम जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब करते हैं। इस अवस्था में g ऋणात्मक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात हम एक या दो एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक गुरुत्वीय गति के समीकरण हैं। ये गुरुत्वीय गति के समीकरण है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी मीनार से कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है और 0.5 सेकेंड में पृथ्वी तल पर पहुंचती है। पॉइंट 5 सेकेंड में पृथ्वी तल पर पहुंचती है, तब निम्न की गणना कीजिए। निम्न की गणना कीजिए या कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1, वस्तु का पृथ्वी तल से टकराते समय वेग। शॉर्ट में लिख दिया है, पृथ्वी तल से टकराने पर वेग।
या चाल, यहाँ पे चाल लिख दे रहा हूं, वेग या चाल, इसमें हमें अंतर में नहीं पढ़ना है अभी। नंबर दूसरा, 0.5 सेकंड में वस्तु का औसत वेग, वस्तु का औसत वेग। और तीसरा पॉइंट जो हमें ज्ञात करना है वह है मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई के लिए हम लिखते हैं h से। यह हमें क्वेश्चन मिल गया है, हमें इसकी स्टडी करनी है या इसको हमें अब सॉल्व करना है। गुरुत्वीय गति के समीकरण मैं आपको समझा चुका हूं, अब इनका यूज भी करना है। तो इनका जो यूज करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक है या धनात्मक है। इसमें स्पष्ट दिया है गिरती है, मीनार से कोई वस्तु गिरेगी तब इसमें जी धनात्मक होगा, जी धनात्मक होगा। सबसे पहली चीज। नंबर एक, वस्तु का पृथ्वी तल से टकराने पर वेग या चाल, यही हमें निकालना है। अब देखें कि वस्तु जो मीनार पर रखी हुई है उसका प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, अर्थात इसको लिख दे रहा हूं u बराबर 0। आप इसको लिखेंगे कि वस्तु मीनार पर रखी है अतः इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0। आपको ये लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है u बराबर 0। और इसका अंतिम वेग v हमें ज्ञात करना है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और गति के, गुरुत्वीय गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब इसमें g का मान जहां पे नहीं दिया जाए वहां पर g इक्वल्स टू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, तो जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वह सरल हो जाती है। v इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, g का मान यहां पर रहेगा 10, t का मान 0.5, तो v इक्वल्स टू 5 या 5 मीटर पर सेकेंड आता है। अर्थात जब वस्तु पृथ्वी तल से टकराती है तब इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। आपको आंसर यही लिखना है। इसके पश्चात दूसरा, वस्तु का औसत वेग। औसत वेग जब हम औसत निकालते हैं तो जैसा क्रिकेट में निकालते हैं, पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, 6 और 2 8, डिवाइड कर दिया 2 से, औसत आ गया 4। इसी प्रकार से हम औसत वेग भी निकालते हैं, अर्थात प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग इसका 0 था, अंतिम वेग 5 आया, डिवाइड कर दिया 2 से, औसत वेग आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके पश्चात इसका जो तीसरा पॉइंट है, मीनार की ऊंचाई। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको गति के 3 नियम बताए थे, गुरुत्वीय गति के 3 नियम थे, जिसमें से जो दूसरा वाला नियम था ut प्लस हाफ,
GT स्क्वायर, और जो तीसरा नियम था U स्क्वायर प्लस 2GH, इन दोनों समीकरणों में H आता है। क्या हम इन दोनों समीकरणों के प्रयोग से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से मीनार की ऊंचाई H ज्ञात कर सकते हैं। पहले H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से। H इक्वल्स टू U की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 0.5 प्लस 1/2, G की वैल्यू 10, T स्क्वायर। T स्क्वायर यहां पर था 0.5 का स्क्वायर, तब H इक्वल्स टू, ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस, इसको डिवाइड कर दें, ये आएगा 5 प्लस 5 इंटू इसका स्क्वायर कर दें, तब यह आता है 0.25। तब H इक्वल्स टू 1.25 मीटर। मीनार की ऊंचाई 1.25 मीटर आती है। काफी छोटी मीनार है। इसके पश्चात इसको देखें हम, V स्क्वायर। V स्क्वायर की वैल्यू इसी में रख दे रहे हैं। अंतिम वेग 5 आया था, 5 का स्क्वायर। U स्क्वायर 0 था, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू G 10 प्लस H, तब यह होता है 25 इक्वल्स टू 20H। तब H इक्वल्स टू 25/20 इक्वल्स टू 5/4, और 5/4 इसको हम डिवाइड कर दें, तब पुनः 1.25 मीटर मीनार की ऊंचाई आती है। मीनार छोटी है, मीनार क्या चबूतराई हो गया। तो एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और इसी क्वेश्चन के आधार पर हमें गुरुत्वीय त्वरण का यूज करते हुए मीनार की ऊंचाई, अंतिम वेग वगैरह कैसे ज्ञात करना है, ये भी समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने यहाँ पर पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय गति के समीकरण, किसी वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति इस प्रकार से होती है, कब गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक है, कब गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक है, इनका अध्ययन कर लिया है, जो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। यदि यह आपकी समझ में आ गया है, तब आप इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी स्टडी लगातार चलती रहे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। धन्यवाद।